हेलो फ्रेंड जी, माइंड टेक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो कि ट्रिपल सी के अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में आप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जिनको आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से IRCTC की सहायता से कौन सी टिकट बुक कर सकते हैं। इसे पूछा जा रहा है IRCTC की सहायता से आप कौन सा टिकट बुक कर सकते हैं। तो देखिए IRCTC जो है एक रेलवे प्लेटफॉर्म है और इसका पूरा नाम ही इंडियन रेलवे कैटगरी एंड टूरिंग कॉरपोरेशन है। तो इसका मतलब इसकी मदद से हम जो है सिर्फ और सिर्फ जो है ट्रेन का टिकट ही बुक कर सकते हैं। तो राइट आंसर इसका होगा हमारा ट्रेन टिकट। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 2, निम्नलिखित में आधार नंबर के साथ प्रथम रुपए ATM और माइक्रो ATM कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया था। तो देखिए रुपए ATM जो है और माइक्रो ATM जो है एक छोटी सी पॉज मशीन होती है जिसके अंदर आप ATM संबंधित ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब उसके द्वारा आप कैश तो नहीं निकाल सकते, लेकिन बाकी के जो मिनी ट्रांजैक्शन है जैसे कि मिनी स्टेटमेंट दे सकते हैं, बैलेंस ट्रांसफ़र कर सकते हैं और ये सारी छोटी मोटी चीज़ें आप उससे कर सकते हैं। और ये दो चीज़ों को सपोर्ट करता था। देखिए पहले ये जो था हमारा रुपए का ATM कार्ड भी सपोर्ट करता था, और अगर आपके पास ATM कार्ड ना हो तो AAPS मतलब आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम का सिस्टम भी इस्तेमाल करता था, जिसकी मदद से आप अपनी फिंगरप्रिंट लगाकर भी उस ATM से कैश को ट्रांसफ़र कर सकते थे, मिनी स्टेटमेंट दे सकते थे, और जो भी पर्सन उस ATM को लगाए रहता है उनके अकाउंट में आप पैसे ट्रांसफ़र करके उस मशीन की मदद से और आसानी से आप वहाँ से पैसे ले सकते हैं। लेकिन ये हाई वैल्यू के ट्रांजैक्शन के लिए उपलब्ध नहीं था, छोटे मोटे ट्रांजैक्शन के लिए होता था, क्योंकि आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम का जो ट्रांजैक्शन की लिमिट होती है वो पर डे की सिर्फ 10,000 होती है, और जो रुपए ATM कार्ड का ट्रांजैक्शन लिमिट होती वो भी 25,000 रुपये होती। तो इससे आप छोटे मोटे ट्रांजैक्शन कर सकते थे। ये गांव के साइड बहुत सारा लगाया था और इसको सबसे पहले बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू किया हुआ था। ICICI बैंक ने नहीं शुरू किया था, ना ही स्टेट बैंक ऑफ ने, छोटे बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू किया था इसको सबसे पहले। हालांकि अब तो लगभग सारे बैंकों ने लगा दिया। सबसे ज़्यादा हमारे ख्याल से यस बैंक और HDFC बैंक के ही आपको मिलेंगे। और ये पॉज मशीन का स्टार्टिंग का टाइम था जब पॉज मशीन नहीं आई थी, अब तो पॉज मशीन हर जगह आ गई है, तो इसलिए उसको माइक्रो ATM बोलते हैं। अगला सवाल पे आता है, निम्नलिखित में से ब्राउजर में कई टैब ओपन है तो कंट्रोल W शॉर्टकट कुंजी के इस्तेमाल से क्या होगा। तो देखिए अगर आपके पास मल्टीपल टैब खुले हुए हैं, एग्जांपल हम दिखा देते हैं। मान लीजिए हमारा माइक्रोसॉफ्ट एज है, माइक्रोसॉफ्ट एज और गूगल क्रोम का जो फीचर होते हैं सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पे हम गूगल खोल लेते हैं, या फिर यहाँ पे देखिए google.com खोल लेता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए टैब एक्टिवेट है। तो ये हमसे अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल W दबा देता हूँ तो देखिए जो हमारा करंट टैब है वो क्लोज हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि जब भी हम कंट्रोल W दबाएंगे तो हमारा जो करंट टैब होगा वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं, निम्नलिखित में से PC और एम्बेडेड सिस्टम में किस मेमोरी स्टोरेज का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। देखिए PC और एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है, एक ऐसा छोटा सिस्टम होता है जैसे कि लैपटॉप के टाइप का होता है, जिसके अंदर हमारे सारे कंपोनेंट एम्बेडेड होते हैं, मतलब उनको आप बदल नहीं सकते, ना ही उनको आप निकाल सकते। तो ये मिनी PC ज़्यादातर बैंक में या फिर इंस्टीट्यूट में ही लगाए जाते हैं। आप हमारे इंस्टीट्यूट में बहुत सारे इस तरह का छोटे छोटे PC लगे हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं। उसके अंदर जो हमारी रैम होती है उसको उस तरह की रैम जो होती है इस्तेमाल की जाती है, वहाँ पर सारी हमारी DRAM का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब डायनेमिक रैम का इस्तेमाल किया जाता है। और वहाँ पे स्टोरेज के लिए हमारी फ्लैश मेमोरी टाइप की स्टोरेज इस्तेमाल की जाती है, मतलब कि SSD का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि SSD की साइज छोटी होती है, हार्ड डिस्क का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कंप्यूटर किस भाषा को कंप्यूटर किस भाषा को समझता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कंप्यूटर किस भाषा को समझता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कंप्यूटर कौन सी भाषा को समझता है। तो कंप्यूटर सिर्फ एक ही भाषा को समझता है, बाइनरी लैंग्वेज को, मतलब कि कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 को ही समझता है और किसी भी भाषा को वो समझता नहीं है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, निम्नलिखित में से इंटरनेट ऑफ थिंग शब्द किससे लिया गया है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है इंटरनेट ऑफ थिंग शब्द किस शब्द से लिया गया है। तो निम्नलिखित में से इंटरनेट ऑफ थिंग शब्द किसने लिखा था, मतलब यहाँ पूछा रहा है किसने इंटरनेट ऑफ थिंग शब्द को लिखा हुआ था, ये सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो हमारा जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारा केविन एस्टोनोनी ने सबसे पहले हमारा इंटरनेट ऑफ थिंग को लिखा हुआ था।
चलिए आगे ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन 50 क्वेश्चनों को अच्छी तरह से पढ़ लेते तो आपका ट्रिपल सी आसानी से पास हो जाएगा, क्योंकि इन 50 में से अगर 30 या 20 नंबर भी आपके निकल आए और बाकी सारे आपके तुक्के लग गए तो आपको ट्रिपल सी आसानी से आप डी ग्रेड से पास हो जाएंगे। अब गारंटी नहीं देते 20-25 नंबर आ जाएंगे, लेकिन हमारे जो पिछले प्रीवियस पेपर है उनमें लगा है ज़्यादातर क्वेश्चन जो है थोड़े बेसिक वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो 20 से 25 आते ही है। निम्नलिखित में उस उमंग ऐप को कब लॉन्च किया गया था, यहाँ पूछा रहा उमंग ऐप को कब लॉन्च किया गया था। तो उमंग ऐप हमारा जो था 26 नवंबर 2017 को लॉन्च किया गया था। उमंग से संबंधित 2 सवाल और आते हैं। उमंग में जो है यन का पूरा नाम क्या होता है, तो उमंग में यन का पूरा नाम न्यू एज होता है। दूसरा जो उमंग से सवाल संबंधित आता है, उमंग में कितनी भाषाएं उपलब्ध होती है, उमंग में टोटल 13 भाषाएं उपलब्ध होती है। और तीसरा सवाल जो अभी एक नया सिस्टम आया हुआ है, मतलब नया क्वेश्चन एकदम आया है कि उमंग कितनी सर्विसों को सपोर्ट करता है। तो उमंग हमारी 100 से लगभग 100 सर्विसों को सपोर्ट करता है। ये पुराना जो हमने वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि लगभग 100 सर्विसों को उमंग सपोर्ट करता है। मतलब उमंग की मदद से आप 100 गवर्नमेंट सर्विसों को इस्तेमाल कर सकते हो। उनमें पैन भी आता है, आधार भी आता है, राशन कार्ड भी आता है, आय प्रमाण पत्र, जाए निवास प्रमाण पत्र, ये सारे प्रमाण पत्र आप वहाँ से बनवा सकते हैं बेसिक से शुल्क देकर। यहाँ पे खतौनी भी निकाल सकते हैं अपने, अगर आपके पास खेत है तो। निम्नलिखित से कौन सी यूनिस की विशेषता नहीं है, यहाँ पे पूछा रहा यूनिस की कौन सी विशेषता नहीं है यहाँ पर। तो यूनिस एक जो है कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये मल्टीटास्किंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पोर्टेबिलिटी भी बहुत होती है, मल्टी यूज़र भी सपोर्ट करता है, लेकिन ये इजी टू यूज नहीं होता क्योंकि ये कमांड बेस्ड होता है और हर काम करने के लिए आपको कमांड याद करना पड़ेगा। जैसा कि आज के टाइम पे अगर आप बैंक में जाते हैं और आप कभी पीछे देखेंगे तो आपको दिखेगा हर चीज़ के लिए कमांड इस्तेमाल करते हैं। हम लोग जो GUI वाला सिस्टम यूज़ करते हैं, मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसमें आइकॉन बना रहता है, हम उस पर क्लिक कर देते हैं और वो प्रोग्राम खुल जाता है। यूनिक्स में आपको पूरा प्रॉपर कोड लिखना पड़ता है, इसलिए बैंक के जो एम्प्लॉय होते हैं उनको बहुत सारे कोड याद होते हैं कि जैसे अकाउंट से डेबिट करना है तो DB लिखेंगे, क्रेडिट करना है तो CR लिखेंगे, बैलेंस इंक्वायरी लिखना है तो BL लिखेंगे। इस तरह के उनको बहुत सारे कोड याद कराए जाते हैं। जो कैशियर होते हैं या फिर जो बैंक के एम्प्लॉय होते हैं, जब भी वो ट्रांजेक्शन करते हैं तो याद रहता है उनको सब, वो फटाफट कोड डालते हैं और सारी डिटेल आ जाती है। निम्नलिखित में से WWW का पूर्ण रूप क्या है, तो यहाँ पे देखिए WWW और 4W में अंतर होता है। WWW का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब, लेकिन अगर 3W की जगह 4W लिखकर आ जाए यहाँ पे तो उसका पूरा नाम होता है हमारा वर्ल्ड वाइड वेब वार्म। तो 4W अगर आ गया तो वर्ल्ड वाइड वेब वार्म उसको पूरा फुल फॉर्म होता है इसका। ये WWW की ही एक सर्विस होती है। निम्नलिखित में कौन सी क्लाउड कंप्यूटिंग की विशेषता है, यहाँ पूछा रहा है कौन सी क्लाउड कंप्यूटिंग की विशेषता है। तो सिक्योरिटी होती है, अवेलेबिलिटी होती है, लार्ज नेटवर्क एक्सेस होता है, या फिर ऑल ऑफ द मेंशन, यानी कि सभी यहाँ पे होता है। तो राइट आंसर होगा हमारा सभी यहाँ पे होता है, क्योंकि देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग में सिक्योरिटी भी होती है, अवेलेबिलिटी भी होती है, मतलब कि आप उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो और बहुत बड़े नेटवर्क को सपोर्ट करता है वो, क्योंकि उसके लिए कोई जियो लोकेशन नहीं होती नॉर्मली, जैसे लोकल एरिया इंटरनेट में होता है या फिर क्लाउड कंप्यूटर में होता है नॉर्मल वाले। निम्नलिखित में से टोपोलॉजी के लिए एक मल्टी पॉइंट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे पूछे जा रहे कौन से टोपोलॉजी में मल्टी पॉइंट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। मल्टी पॉइंट मतलब कि कई जगह से कनेक्शन उसको बनाया जाता है। तो राइट आंसर होगा हमारी मल्टी पॉइंट कनेक्शन के लिए हमारा जो होगा बस होता है, बस के अंदर मल्टी पॉइंट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। सॉरी, हाँ, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा मेश वाली टेक्नोलॉजी का, क्योंकि मेश के अंदर जितनी भी नोड होते हैं, मतलब कि जो नोड होते हैं उन हर सारे नोड के अंदर जो है मल्टीपल कनेक्शन लगाए रहते हैं। तो इससे अभी क्या होता है कि जैसे कि 8 कंप्यूटर है, 8 कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इससे क्या होगा, अगर कभी भी एक केबल डैमेज हो गई तो दूसरी केबल की मदद से उसको कनेक्शन मिल जाएगा, इसलिए वो सबसे महंगी टोपोलॉजी बोली जाती है। चलिए अगले सवाल पे आता है। निम्नलिखित में से ESS का पूर्ण रूप क्या होता है। तो ESS का पूरा नाम होता है स्टैटिकल एनालिटिकल सिस्टम। ये एक सिस्टम होता है जो ज़्यादातर लर्निंग के काम में आता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो हमारे क्वेश्चन आंसर होते हैं उनको गणना करके उनको करेक्ट करके हमें रिजल्ट बताना होगा। तो ये एक सिस्टम होता है, एप्लीकेशन, जिसका पूरा नाम होता है स्टैटिक एनालिटिक सिस्टम।
निम्नलिखित में से सीडी का आविष्कार कब हुआ था? सीडी का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क और इसका आविष्कार हुआ था हमारा 1979 में, 79 में हुआ था। चलिए अगले सवाल पे आता है। निम्नलिखित में से डॉस हमला जिसमें हमलावर बड़ी संख्या में आधे खुले या पूरी तरह से खुले टीसीपी कनेक्शन को लक्ष्य होस्ट पर स्थापित करता है कहलाता है? तो टीसीपी का पूरा नाम होता है ट्रांसफर कंट्रोल। अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि एक ऐसा कनेक्शन जो आधे खुले या पूरे खुले हुए टीसीपी कनेक्शन का इस्तेमाल करते हैं और हमारी वेबसाइट पे बहुत सारा ट्रैफिक डालते हैं, जिसकी मदद से हमारी वेबसाइट जो है थोड़ी देर बाद वो अनरिस्पॉन्सिव हो जाती है और बाद में वो क्रैश हो जाती है पूरी की पूरी वेबसाइट। क्योंकि वेबसाइट की जो क्षमता होती है, क्षमता से मतलब कि जब भी हम वेबसाइट बनाते हैं तो हमारे जो वेबसाइट का वेब सर्वर होता है, वेब सर्वर पे हमें एक बैंडविड्थ दी जाती है कि हमारे जो वेब सर्वर पे है कितनी रिक्वेस्ट एक बार में वो हैंडल कर सकता है, मतलब कितने एमबी का डाटा वो प्रोसेस कर पाएगा, यानी कि जैसे कि 100 Mbps का डाटा स्पीड हमें देते हैं बैंडविड्थ। और जब हमारा टीसीपी अटैक किया जाता है, मतलब कि टीसीपी के ऊपर डॉस का अटैक किया जाता है, तो वो लगातार कनेक्शन में बहुत सारे रिक्वेस्ट को भेजता रहता है, जिससे मतलब कि पूरी तरह वेबसाइट का, जैसे कि वेबसाइट का जो ट्रैफिक हैंडल करने की क्षमता है कि 1000 यूज़र को एक बार में हैंडल कर सकता है, लेकिन जब वो डॉस का हमला होता है तो लगातार जो है 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख तक वो ट्रैफिक को कर देता है। और जैसे 1 लाख ऊपर क्रॉस होता है वेबसाइट पहले स्लो होने लगती है, जैसे जैसे उस पर लोड बढ़ता है उसके बाद में वो पूरी तरीके से क्रैश हो जाती है, मतलब कि वेबसाइट जो होता है किसी भी नई रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं कर पाती है क्योंकि उसके पास ऑलरेडी पेंडिंग बहुत सारी रिक्वेस्ट होती है। ठीक है, तो इसी में डॉस का अटैक में यही किया जाता है। निम्नलिखित में उमंग कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? हमने आपको पहले ही अभी शुरू में ऊपर ही बताया था, उमंग भाषा हमारी जो है 13 भाषाओं में उपलब्ध है। निम्नलिखित में से कैड का पूरा नाम क्या होता है? तो कैड का बहुत बार पूछा गया, इसका पूरा नाम होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अब इसके लिए सॉफ्टवेयर भी आते हैं, 3D प्रिंटिंग में ज़्यादातर इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके जो भी आपको बहुत सारे आपने मोबाइल की कवर ओवर देखी होंगी, सारी जो है हमारी 3D प्रिंटर से ही बनाए जाते हैं। निम्नलिखित में से क्यूआर का पूर्ण रूप क्या है? तो क्यूआर का पूरा नाम होता है क्विक रिस्पांस कोड। अब क्यूआर कोड का इस्तेमाल की मदद से आप बहुत सारे पेमेंट करते होंगे डेली लाइफ में। आप बहुत सारे क्यूआर कोड आप देखे होंगे, फ़ोनपे का, गूगल पे का, पेटीएम का। क्यूआर कोड के अंदर जो है इन्फॉर्मेशन बहुत ही कोड भाषा में लिखी रहती है, जिसको सिर्फ क्यूआर रीडर ही पढ़ सकता है और वो बहुत ही एक्यूरेट होती है। अगर आप नॉर्मली किसी को पेमेंट करने जाते हैं तो जब भी आप उसका वर्चुअल आईडी, मतलब कि मोबाइल नंबर या वर्चुअल आईडी टाइप करेंगे तो मे भी शायद आपसे गलती हो जाए, क्योंकि एक गलती हो गई तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा, पूरा आपको सही से लिखना पड़ेगा। अब जबकि क्यूआर कोड में बस आपको स्कैन कर देना है, स्कैनर ऑटोमेटिकली जो भी वहाँ पे इन्फॉर्मेशन होगी उसको रिसीव कर लेगा और आपकी पेमेंट हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वीडियो किस प्रकार का उपकरण है? तो वीडियो का है हमारा एक आउटपुट डिवाइस, इसका पूरा नाम होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, यानी नॉर्मल भाषा में इसको आप मॉनिटर भी बोल सकते हैं। यह आउटपुट डिवाइस होता है जिसके अंदर हमें डिजिटल फॉर्म में हमारा आउटपुट मिलता है। अब यहाँ पे डिजिटल फॉर्म में मिलता है, हार्ड फॉर्म में नहीं मिलता क्योंकि उसको हम छू नहीं सकते। हार्ड फॉर्म के लिए आपको प्रिंटर इस्तेमाल करना पड़ेगा। निम्नलिखित में से एक वेब पेज पर किसी दूसरे पेज से जुड़े आइकॉन या इमेज के टुकड़े को क्या कहा जाता है? अगर एक पेज पे दूसरे पेज का कोई इमेज या आइकॉन जोड़ा जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं हाइपर लिंक। जब भी हम किसी वेब पेज पर जाते हैं, खास करके विकीपीडिया पे पेज पे जाते हैं, तो हम आपको दिखा देते हैं। तो विकीपीडिया पर जैसे हम जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम जाएंगे तो बहुत सारे आपको वहाँ पे एम्बेडेड पेज दिख जाएंगे, जो उनका आइकॉन जो है, जैसे कि यहाँ पे हम इंग्लिश वाली भाषा पे क्लिक कर देते हैं। देखिए ये नीले नीले जितने दिख रहे हैं, इन सब पे लिंक ऑटोमेटिकली एक दूसरा पेज लगा हुआ है। तो ये सारे जो पेज हैं इन्हीं की बात कर रहे थे हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो उनको हाइपर लिंक बोला जाता है। चलिए अगला सवाल पर, तो निम्नलिखित में किस किस में लिब्रे ऑफिस का सॉफ्टवेयर चला सकते हैं? मतलब कि लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर किस किस ऑपरेटिंग सिस्टम में यहाँ पे चला सकते हैं? तो विंडो के अंदर चला सकते हैं, मैक के अंदर चला सकते हैं, या फिर लाइनस के अंदर चला सकते हैं। कौन सा यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारा? तो राइट आंसर होगा हमारा लाइनस के अंदर चला सकते हैं, विंडो के अंदर चला सकते हैं और मैक के अंदर भी चला सकते हैं, क्योंकि लिब्रे ऑफिस जो है हर चीज़ के लिए उपलब्ध है और ये क्रॉस प्लेटफॉर्म ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर अगर मैं सर्च कर देता हूँ लिब्रे ऑफिस को, तो लिब्रे ऑफिस यहाँ पे मैं सर्च कर देता हूँ। ठीक है, डाउनलोड पे ऑप्शन पे जब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली इसने सिस्टम को डिटेक्ट कर लिया है। और यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कौन कौन से, देखिए लाइनस भी लिखा हुआ है यहाँ पे 64 बिट, और यहाँ पे 64 भी। लाइनस के 2 वर्जन है, DB वर्जन है और PM भी वर्जन है, मतलब कि लाइनस के अलग अलग प्लेटफॉर्म होते हैं। उनका है एप्पल का
एप्पल का सिलिकॉन वर्जन है, मैक ओएस भी है। यहाँ पे देखिए मैक ओएस इंटेल वाला भी है और मैक ओएस पुराना वाला भी है, मतलब कि जो उनका नया भी ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब नई जो उनका प्रोसेसर आया है M.2 वाला, उसके अंदर भी ये मिल जाएगा। M.2 वाले प्रोसेसर पे भी और इंटेल वाले प्रोसेसर के लिए भी उपलब्ध है। और यहाँ पे विंडो का 32 बिट और विंडो 64 बिट, यानी माइक्रोसॉफ्ट विंडो, मैक ओएस और लाइनक्स सबके लिए उपलब्ध है। अभी इनका 750 चल रहा है, नीचे 745 भी है, तो आप आसानी से देख सकते हैं। तो सभी के लिए उपलब्ध है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस राइटर की स्टेटस बार में प्रदर्शित नहीं होता? कौन सा चीज़ यहाँ पे पूछा जा रहा है? लिब्रे ऑफिस राइटर के स्टेटस बार में नहीं दिखाई पड़ता है। तो राइट आंसर होगा हमारा कंप्यूटर का नाम नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि कंप्यूटर का नाम जो है हमारा माई कंप्यूटर के अंदर ही दिखाई पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस कैल्क में सभी कॉलम को जोड़ करने के लिए कौन से फार्मूले का इस्तेमाल किया जाता है? तो सारे कॉलम को अगर जोड़ना है तो कौन से फार्मूले का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? तो यहाँ पे A1 से लेके AMJ, ये 10,48,576 जो है, इसको लगाएंगे, सम करेंगे तो सारे कॉलम आसानी से जुड़ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल के अंदर एक नई लाइन या पैराग्राफ बनाने के लिए कंट्रोल के साथ कौन सी कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? सेल के अंदर एक नई लाइन या पैराग्राफ अगर बनाना है तो कौन सी कुंजी का इस्तेमाल किया जाएगा? तो यहाँ पे अगर सेल के अंदर कुछ भी बनाना है तो आपको इंटर कुंजी दबाएंगे, ऑटोमेटिकली नया जो है सेल के अंदर एक नई लाइन या पैराग्राफ बन जाएगा सेल के पास, इंटर जब भी दबाएंगे तो। निम्नलिखित में कौन सा आईपी प्रोटोकॉल के लिए लागू नहीं होता? कौन सा यहाँ पर पूछा था आईपी प्रोटोकॉल के लिए लागू नहीं है? ऑफर अनरिलायबल सर्विस, डज नॉट ऑफर एरर रिपोर्टिंग, इट एक कनेक्शन कॉन्टैक्टलेस होता है, या फिर ऑफर रिलायबल सर्विस। कौन सा यहाँ पे आईपी के लिए सही नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑफर रिलायबल सर्विस, मतलब ये रिलायबल नहीं होती। तो यहाँ पे आईपी प्रोटोकॉल के लिए ऑफर रिलायबल सर्विस नहीं होती। यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है ये पूरी तरीके से गलत होगा। ऑफर रिलायबल सर्विस देता है, डज नॉट ऑफर रिपोर्ट एरर रिपोर्टिंग भी नहीं देता है, और इट कनेक्टिंग भी कनेक्शन लेस भी होता है आईपी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आप कोई दस्तावेज साझा करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि लोग बस उसे देख सके और उसे संपादित न कर सके, यानी कि आप ऐसा कोई डॉक्यूमेंट देना चाहते हो जो राइट प्रोटेक्टेड हो, मतलब उसमें आप कोई राइट नहीं कर सकता, सिर्फ रीड कर सकता है, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट को राइट किस फॉर्म में सेव करना चाहिए? तो देखिए, अगर आप किसी को ऐसा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको PDF फॉर्मेट में सेव कर देना होगा, क्योंकि PDF में जो भी डॉक्यूमेंट भेजा जाता है उसको आप सिर्फ पढ़ सकते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डॉस और DOCs में भेजेंगे और आपने वहाँ पर राइट प्रोटेक्शन को ऑफ इनेबल कर दिया है तो डॉक्यूमेंट को एडिट नहीं किया जा सकेगा जब तक आप उसमें पिन या पासवर्ड नहीं डालेंगे। लेकिन नॉर्मली अगर आप DOC फॉर्मेट में भेजेंगे तो उसको आसानी से कोई भी एडिट कर सकता है, मतलब उसमें बदलाव कर सकता है। PDF का पूरा नाम होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये बहुत ही पॉपुलर फॉर्मेट है, क्रॉस प्लेटफॉर्म है, मतलब मोबाइल में भी चल जाता है और कंप्यूटर में भी, इसलिए इसकी मदद से डॉक्यूमेंट सारे भेजे जाते हैं इसी फॉर्मेट में ही। निम्नलिखित में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ब्लॉक किस क्रम में जुड़े होते हैं? यहाँ पे बहुत ही यूनिक और नया क्वेश्चन पूछा गया कि ब्लॉकचेन में ब्लॉक किस फॉर्म में जुड़े रहते हैं? तो ब्लॉकचेन जो है बैकवर्ड एंड प्रीवियस ब्लॉक के फॉर्म में जोड़े जाते हैं, मतलब हर ब्लॉक जो है एक दूसरे ब्लॉक से जुड़ा रहता है और हर ब्लॉक का अपना खुद का एक एड्रेस भी होता है। अब जैसे कि मैंने अपना ऊपर बताया था, ग्राफिकल यूजर वातावरण में कौन सी डिवाइस को स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में माना जाता है? तो स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस जो होता है हमारा माउस होता है, क्योंकि माउस हमारे जो कंप्यूटर होता है उसका एक बहुत ही बेसिक और कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में डिफ़ॉल्ट जो होता है पॉइंटिंग डिवाइस होता है, क्योंकि माउस कीबोर्ड के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन अब ट्रैक बॉल का इस्तेमाल कोई भी नहीं करता है और जॉयस्टिक का इस्तेमाल तो सिर्फ गेम खेलने के लिए किया जाता है, उसको पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में नहीं माना जाता। तो माउस ही हमारा जो है पॉइंटिंग डिवाइस माना जाएगा। चलिए आता है, निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस राइटर के स्टेटस बार में कौन मौजूद नहीं होता? यहाँ पूछा था स्टेटस बार में यहाँ पे क्या दिखाई नहीं पड़ता, तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ऊपर हमने बताया था। यहाँ पे कंप्यूटर का नाम यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ता है, तो ये वाला आंसर होगा। हिंदी इंग्लिश मीडियम है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफ़ॉल्ट हेडलाइन कलर कौन सा है? हाइलाइटर कलर कौन सा है? तो लिब्रे ऑफिस में जब भी आप किसी डॉक्यूमेंट को हाईलाइट करते हैं या फिर टेक्स्ट को हाईलाइट करते हैं, कौन सा कलर जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट उसमें आ जाता है?
तो राइट आंसर होता है येलो कलर। जब भी आप लिब्रे ऑफिस में डिफ़ॉल्ट में हाइलाइटर करेंगे तो येलो कलर ही आएगा, और सेम उसी तरह से एमएस वर्ड में भी हाइलाइटर में येलो ही होता है। निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस में पावर पॉइंट को किस नाम से जानते हैं? तो लिब्रे ऑफिस में पावर पॉइंट को हम इम्प्रेस के नाम से जानते हैं। और इसका जो एक्सटेंशन नेम होता है ODP होता है, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। और उसी तरह से राइटर का ODT होता है, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, और काल का होता है ODS मतलब ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। और ड्रा होता है, ये चारों एप्लीकेशन लिब्रे ऑफिस के पैकेज में आता है। और ड्रा एप्लीकेशन जो होता है हमारा PDF रीड करने का काम कर देता है, और कोई भी एप्लीकेशन लिब्रे ऑफिस का PDF रीड नहीं कर पाता। निम्नलिखित में से IP6 में एक IP एड्रेस का आकार होता है, कितना बड़ा होता है? तो एक IP एड्रेस का आकार होता है 128 बिट का होता है, और IP 32 बिट की IP वर्जन 4 में 32 बिट का होता था। निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस व्यू जो कि केवल टेक्स्ट प्रदर्शित करता है। तो यहाँ देखिए हमने बताया था इम्प्रेस व्यू जो होता है लिब्रे ऑफिस में, इम्प्रेस व्यू जो केवल टेक्स्ट प्रदर्शित करता है, इनमें कौन सा होता है? कौन सा व्यू होता है जो इम्प्रेस में केवल टेक्स्ट को प्रदर्शित करता है? आउटलाइन भी होता है, या फिर नोट पेज भी होता है, स्लाइड स्लो होता है, साइड शो भी होता है, या फिर स्लाइड शॉर्टर भी होता है। कौन सा चीज टेक्स्ट को प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आउटलाइन भी हमारा ही टेक्स्ट को प्रदर्शित करता है। बस अगले सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सी इकाई उपयोग करता डेटा मशीन को पठनीय रूप में परिवर्तित? कौन सी इकाई जो है उपयोग करता मतलब कि जो यूजर के डेटा को मशीन में कन्वर्ट करता है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ALU, फिर कंट्रोल यूनिट। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारा इनपुट डिवाइस। जैसे कि हमें कीबोर्ड की मदद से RAM लिखना है, तो राम जब हम कीबोर्ड पे लिखेंगे तो वो सारी जो इनपुट डिवाइस ही हमारे जो कैरेक्टर हमने टाइप किया उसको मशीन भाषा में यानी कि बाइनरी कोड में कन्वर्ट करेगा, फिर हमारी मशीन समझ जाएगी कि हमने क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से हैंडआउट मास्टर में फुटर क्षेत्र कहाँ पर दिखाई देता है? तो देखिए ये लिब्रे ऑफिस वो राइटर का क्वेश्चन हैंडआउट मास्टर में पूछ रहा है कि फुटर क्षेत्र कहाँ पे दिखाई पड़ता है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारे बॉटम ऑफ द पेज, मतलब कि फुटर जो होता है हमारे हमेशा बॉटम में दिखाई देता है। ये जो देख रहे हैं आप जीमाइंड ऑफिशियल सब्सक्राइब लिखा है, ये फुटर है, और ये ऊपर वाला जो आपको दिख रहा है इसको हेडर बोलते हैं। तो ये हेडर और फुटर में यही अंतर होता है। हेडर जो होता है हमेशा पेज की हेड पे दिखाई पड़ता है, मतलब एकदम ऊपर की तरफ, और फुटर हमेशा नीचे दिखाई पड़ता है। तो अब ये हेडर फुटर लगाने से बेनिफिट ये होता है कि एक बार आपने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया तो जब भी आप न्यू पेज में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो लगा रहेगा और सारे पेज पे अप्लाई हो जाता है सिर्फ एक ही बार में, इसलिए इसको हेडर एंड फुटर कहते हैं। निम्नलिखित में से दो अलग अलग लाइन को आपस में किसके माध्यम से जोड़ा जा सकता है? तो यहाँ पे देखिए दो लाइन है हमारे पास, लाइन मतलब कि लोकल एरिया इंटरनेट है हमारे पास, दो अलग अलग नेटवर्क हैं। अगर इनको देखा जाए तो हमारे पास दो अलग अलग लाइन के नेटवर्क हैं जिनको हमें जोड़ना है। तो दो लाइनों को अगर हमें जोड़ना तो उसके लिए हमें ब्रिज कनेक्शन बनाना पड़ेगा, क्योंकि ब्रिज की मदद से ही हम क्योंकि दो लाइन है तो दो IP के ग्रुप भी होंगे, जरूरी नहीं कि दोनों एक ही IP ग्रुप पर चलते हैं। एग्जाम्पल के लिए पहला लाइन होता है जो हमारा 192.168.0.1 चल रहा है, तो दूसरा ज़रूरी हो सकता है कि हमारा 195.168.0.2 पे भी चल रहा हो। तो दोनों का अगर हमें जोड़ना है तो हमें ब्रिज कनेक्शन बनाना होगा, जिसकी मदद से दोनों लाइन को हम जोड़ सकते हैं आसानी से। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा नेटवेयर प्रोटोकॉल लिंक स्टेट रूटिंग प्रदान करता है? तो ये जो प्रोटोकॉल है हमारा ज़्यादातर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही हाई बैंडविड्थ का इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है और बहुत ही हाई बैंडविड्थ का डाटा एक दूसरी जगह से ट्रैवल करता है। तो ये हमारा होता है NLSP। अब NLSP का पूरा नाम होता है नेटवर्क लिंक सर्विस प्रोटोकॉल, और ये हमारा जो है राउटिंग प्रोटोकॉल है जो हमारे ज़्यादातर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इसके बारे में हम यहाँ नीचे लिख भी दिए हैं, आप चाहें तो इसके बारे में और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। NLSP मतलब नेटवर्क लिंक सर्विस प्रोटोकॉल है। राउटिंग प्रोटोकॉल होता है जिसको डेवलप किया गया था, नोबल ने डेवलप किया था, नोबल लिंक ने, US ने। इसे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। ये हाई बैंडविड्थ का जो डाटा ट्रांसफर होता था उसके लोड को कम करने के लिए बनाया गया था, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के साथ सपोर्ट करने के लिए। तो ये अभी भी काम करता है। चलिए अगले सवाल पे आता है। निम्नलिखित में से नेटवर्किंग में किस हार्डवेयर या भौतिक पते को लोकप्रिय रूप से जाना जाता है? तो यहाँ पे हमारे देखिए हार्डवेयर या फिर भौतिक पता पूछा जा रहा है, तो वो हमारा होता है MAC एड्रेस। IP एड्रेस नहीं हो सकता क्योंकि IP एड्रेस बदल जाता है।
तो हमारे मैक एड्रेस जो होता है 12 नंबर का एक न्यूमेरिकल और अल्फ़ा न्यूमेरिकल होता है, मतलब कि इसमें लेटर और वर्ड जो है दोनों कंबाइन होते हैं। और ये हमारा फिजिकल एड्रेस होता है, ये हमारा चेंज नहीं होता जब तक हम अपने कंप्यूटर का मदरबोर्ड ना चेंज कर दें। ये हमारे मोबाइल के अंदर भी होता है, मोबाइल का जो हम भी वाईफाई से कनेक्ट करेंगे तो हमारा मैक एड्रेस भी यूज़ करते हैं। हालांकि एंड्रॉयड 9 के बाद जितने भी ऑपरेटिंग मोबाइल हैं उनमें से अब रैंडमाइज मैक एड्रेस इस्तेमाल किया जाने लगा, यानी कि आपका जो रियल मैक एड्रेस है वो कभी भी शेयर नहीं किया जाएगा। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एक वर्चुअल मैक एड्रेस बनाएगा हर अलग अलग नेटवर्क से, मतलब कि जितने भी वाईफाई कनेक्ट करेंगे सबको अलग अलग मैक एड्रेस वो प्रोवाइड करेगा, आपका रियल मैक एड्रेस नहीं प्रोवाइड करेगा किसी के साथ भी। और अगर आप किसी से ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं तो ब्लूटूथ में भी आपका ये मैक एड्रेस इस्तेमाल होता है, और ये तभी बदलता है जब अपना मोबाइल आपका चेंज होगा। ये बिल्कुल IMI नंबर की तरह ही होता है जो आपके मोबाइल में इस्तेमाल होता है, लेकिन IMI जो है हमारा सिर्फ ऑपरेटर इस्तेमाल करता है जब हम कॉलिंग ऑलिंग करते हैं, और हमारा मैक एड्रेस तब इस्तेमाल होता है जब हम इंटरनेट यूज़ करते हैं। IP के साथ हमारा मैक एड्रेस भी आता है, क्योंकि IP चेंज होती रहती पर मैक एड्रेस नहीं चेंज होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने कंप्यूटर में अगर आपका विंडो 10 है तो आप उसको आसानी से नेटवर्क में जाके आप वहाँ पे मैक एड्रेस आप देख सकते हैं आसानी से। सेम उसी तरह लैपटॉप में और सेम उसी तरह से मोबाइल में भी आप जाएंगे, अबाउट में आपको मैक एड्रेस दिख जाएगा। निम्नलिखित में से प्रोसेसर यूज करते समय डेटा और प्रोग्राम कहाँ स्टोर होता है। जब भी प्रोसेसर जो है हमारा प्रोसेस का इस्तेमाल करता है तो उसका डेटा जो है हमारा वो मेन मेमोरी यानी कि रैम के अंदर ही स्टोर करता है। और जब एक बार प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और यूज़र उसको परमानेंटली सेव करना चाहता है तब वो हमारा सेकेंडरी मेमोरी यानी कि हार्ड डिस्क में स्टोर होता है, नहीं तो मेन मेमोरी में। जैसे कि अभी हम ये प्रोग्राम ओपन किए हैं, इसमें हम कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, तो ये डाटा जो है हमारा वो इस टाइम जो है हमारा मेन मेमोरी के अंदर यानी कि रैम के अंदर ही स्टोर है। अभी देखिए हम अपना टास्क मैनेजर आपको खोल के दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए मेमोरी लिखी हुई है, यहाँ पे सारा स्टोरेज दिखा रहा है कि कौन सा प्रोग्राम कितनी मेमोरी यहाँ पे स्टोर करके यूज कर रही है। तो हम इसका स्पीड थोड़ा कम कर देते हैं, तो नॉर्मल कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए अब थोड़ा सा आपको डिटेल में दिख जाएगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर रियल टाइम में देखिए मेमोरी कौन सा कितना डाटा इस्तेमाल कर रही है। तो ये प्रिज्म लाइव स्टूडियो जिसकी मदद से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, देखिए अभी 400 कुछ MB यूज़ करके रखा हुआ है। और उसी तरीके से और भी एप्लीकेशन है जो हमारे यहाँ पे मेमोरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जब भी हम कोई प्रोग्राम बंद करेंगे तो ये जो मेमोरी यूज कर रहा है ये पूरी तरीके से खाली हो जाएगी। और क्योंकि इसलिए रैम आपके सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि रैम के अंदर ही प्रोसेस स्टोर होता है। तो आप देखिए MS वर्ड हम इस्तेमाल कर रहे हैं, MS वर्ड भी हमारा कुछ स्टोरेज यूज कर रहा है। तो ये देखिए 9 चीज़ें यूज कर रहा है और कुल मिला के 263 MB का ये स्टोरेज इस्तेमाल कर रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 हो गए हैं, टोटल 50 है हमारे पास। तो आ गया 40। एक क्वेश्चन हमने हटा दिया था क्योंकि वो ट्रिपल से रिलेटेड नहीं था, थोड़ा टफ था ज़्यादा वो। निम्नलिखित में से USD किस आवृत्ति पे काम करती है। तो USD यहाँ पे पूछ रही किस नेटवर्क पे काम करती है। तो USD हमारी होती थी GSM नेटवर्क पे काम करती थी, ग्लोबल सर्विस फॉर मोबाइल। और ये सर्विस जो होती 2G नेटवर्क पे चलती थी। 2G का जो नेटवर्क होता था वही हमारे GSM नेटवर्क उसको बोलते थे, उसका पूरा नाम ही ग्लोबल सर्विस फॉर मोबाइल होता था, ठीक है। तो उसका फुल फॉर्म याद कर लीजिए। उसमें जो नेटवर्क की तकनीक यूज होती थी उसको एज इस्तेमाल करते थे। एज पहले GPRS इस्तेमाल किया जाता था, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। उसके बाद उसको और थोड़ी स्पीड बढ़ाई गई और उसमें एज बनकर इस्तेमाल होने लगा, मतलब कि इनहैक डाटा फॉर GSM इन्वायरमेंट। और उसमें जो मैक्सिमम स्पीड मिलती थी 236 किलोबाइट की मिलती थी। इसलिए अगर आपको USD का इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसे *9 है, अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप सिर्फ एयरटेल और वोडाफोन और BSNL में ही इस्तेमाल कर सकते हो, जियो में इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि जियो के पास अपना खुद का GSM नेटवर्क नहीं है। सिर्फ एयरटेल और वोडाफोन और BSNL के पास ही 2G का नेटवर्क है इस टाइम। और 3G का नेटवर्क तो अभी फ़िलहाल किसी के पास नहीं, सभी ने अपने 3G नेटवर्क को बंद कर दिया है। अब सभी के पास या तो ये जो हम बता रहे हैं, जियो के पास सिर्फ 4G नेटवर्क है, एयरटेल के पास 4G है और 2G है, वोडाफोन के पास भी 4G और 2G है, और BSNL के पास भी 4G है और 3G है। अरे तो 2G और 3G है, 4G नहीं है BSNL के पास अभी। निम्नलिखित मुझे इंटरनेट से क्या आशय है। तो इंटरनेट से यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आशय है। लार्ज
जीएसएम में या सीडी नेटवर्क होता है, या फिर लार्ज क्लाइंट सर्वर नेटवर्क होता है, या फिर इंटरनेट नेटवर्क होता है, या फिर नेटवर्क ऑफ इंटरनेट। तो हमारा जो इंटरनेट होता है उसको इंटरनेट नेटवर्कों का ही इंटरनेट बोलते हैं। तो राइट आंसर होगा बहुत सारे नेटवर्क जुड़ के जब हमारे किसी बड़े नेटवर्क से जुड़ जाते हैं तो उसी को हम इंटरनेट बोलते हैं। इसके अंदर बहुत से सारे छोटे छोटे लाइन और माइन जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे पूछा यार निम्नलिखित में से भारत में यूएसडी कब लॉन्च किया गया था। तो यूएसडी कब लॉन्च किया गया था, यूएसडी हमारा 2012 में लॉन्च किया गया था, और इसकी मदद से आप बहुत सारी सर्विसों का इस्तेमाल करते थे। पहले ये टेलीकॉम में ही ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता था। बैलेंस चेक करने के लिए आपको याद होगा हर कंपनी का अलग अलग होता था, जैसे कि बीएसएनएल में था *123 हैश था, वोडाफोन में *121 111 था, एयरटेल का उसी तरह *199 था। उसी तरह अलग अलग कंपनियों का अलग अलग यूएसडी था जिसकी मदद से आप बैलेंस चेक कर सकते थे, और भी बहुत सी सारी सर्विसों का आप उससे इस्तेमाल कर सकते थे, रिचार्ज भी कर सकते थे। बाद में उस चीज़ों को इम्प्रूव किया गया और बाद में वो एप्लीकेशन बन गया। निम्नलिखित में से किस एरर की जांच कंपाइलर कर सकता है। यहाँ पे पूछा है कौन सी एरर को कंपाइलर जांच सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखें बोथ लॉजिकल एंड सिंटेक्स एरर कंपाइलर कैन नॉट चेक एरर, या फिर कंपाइलर यहाँ पे एरर को चेक नहीं कर सकता, या फिर सिंटेक्स एरर को चेक कर सकता है, फिर लॉजिकल एरर को ही चेक कर सकता है। तो कौन सा एरर है हो गया यहाँ पे हमारा जो है कंपाइलर है, यहाँ पे सिर्फ सिंटेक्स एरर को ही चेक कर सकता है और किसी भी तरह के एरर को वो चेक नहीं कर सकता। चलिए अगले सवाल पे आता है। निम्नलिखित में से एबीसी कंप्यूटर के आविष्कारक कौन था। तो एबीसी कंप्यूटर हमारा जो है पहला डिजिटल कंप्यूटर था, और जो इसके आविष्कार थे हमारे ये ए एंड बी दोनों सही होगा, यानी होगा हमारा डी। याद रखिए एबीसी कंप्यूटर ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ये आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग गणना करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन पूछा गया लिब्रे ऑफिस में किसका गणना करने के लिए इस्तेमाल। तो लिब्रे ऑफिस राइटर जो होता था हमारा राइटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता, मतलब कि वर्ड प्रोसेसिंग के लिए। लिब्रे ऑफिस कैल्क में हम गणना कर सकते हैं, इम्प्रेस के अंदर हम प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, और अलाप दब तो होगा ही नहीं। तो राइट आंसर काल्क होगा। निम्नलिखित में से यूएसडी में किसका उपयोग किया जाता है। तो यूएसडी में किसका उपयोग किया जाता है। ईमेल का उपयोग तो नहीं किया जा सकता, एमपिन का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर ओटीपी का इस्तेमाल किया जाता है। तो यूएसडी में जब भी आप कोई सर्विस इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे एमपिन की ज़रूरत पड़ती है हमें, क्योंकि एमपिन हमें बनाना पड़ता है, ओटीपी का इस्तेमाल नहीं होता है वहाँ पे। निम्नलिखित में से ओलेस किस पर आधारित है। ओलेस एक कस्टमर टू कस्टमर सेलिंग वेबसाइट है जिसमें कस्टमर अपनी ऐड डालता है और कस्टमर डायरेक्टली दूसरे कस्टमर से कांटेक्ट करता है और उससे अपना सामान ले लेता है। इसमें वेबसाइट का कोई लेना देना नहीं है। निम्नलिखित में से सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है। यहाँ पे पूछा है सबसे पावरफुल कंप्यूटर कौन है। तो यहाँ पे हमारा सुपर कंप्यूटर सबसे पावरफुल होता है। अगले सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित में से कानूनी तौर पर हैकिंग करने वाले लोगों को क्या कहते हैं। देखिए कानूनी तौर पर जो हैकिंग करने वाले लोग होते हैं उनको एथिकल हैकर बोलते हैं, यानी इनको ये हैकर तो होते हैं लेकिन ये ऐसे हैकर होते हैं जो दूसरे कंपनियों की सिक्योरिटी को चेक करके उन्हें बताते हैं कि आपकी सिक्योरिटी के अंदर ये फ्लो है जिसकी मदद से आपके ऊपर साइबर अटैक किया जा सकता है, और कंपनी लोग उनको अपने सिस्टम को हैक करने के लिए हायर करती हैं ताकि वो पता लगा सके कि कोई हैकर इसको हैक कर सकता है कि नहीं। इसलिए उनको एथिकल हैकर बोला जाता है या फिर वाइट हैट हैकर बोला जाता है। डिगी लॉकर मोबाइल में भी यूज कर सकते हैं कि नहीं। तो डिगी लॉकर को मोबाइल में भी इस्तेमाल कर सकते हो और कंप्यूटर में भी इस्तेमाल कर सकते हो, वेबसाइट बेस्ड भी और एप्लीकेशन बेस्ड भी है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। उमंग ऐप में 100 से ज़्यादा सेवाएं मौजूद है, हमने ऊपर ही बताया था। राइट आंसर होगा इसका ट्रू। फायरवॉल कंप्यूटर को अनधिकृत पहुंच से बचाने के लिए एक दीवार है, तो इसका राइट आंसर होगा फायरवॉल हर उस कनेक्शन को ब्लॉक कर देता है जिसकी रिक्वेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करता है, इसलिए अनधिकृत कंप्यूटर को बचाता है हमारे सिस्टम को फायरवॉल। अगले सवाल पे आते हैं। अब ज़्यादातर ट्रू फॉल्स ही हैं। फॉर्मेटिंग से आप टेस्ट को अच्छा बना सकते हैं, राइट आंसर है, या फिर रॉन्ग। तो फॉर्मेटिंग करने से आपका टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है। माइक्रो कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से ज़्यादा शक्तिशाली होता है, तो राइट आंसर होगा हमारा ट्रू। माइक्रो हमारा मिनी से ज़्यादा पावरफुल होता है। कंपाइलर एक उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदल देता है, राइट आंसर होगा इसका क्या। राइट आंसर इसका ट्रू। कंपाइलर उच्च स्तरीय मतलब कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदल देता है, मशीन लैंग्वेज में बदल देता है, सॉरी। आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में पंक्तियों को छुपाव दिखा सकते हैं, मतलब पंक्तियों को हाइड या रो को हाइड या अनहाइड कर सकते हैं कि नहीं है।
अगले सवाल पे आते हैं, आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में पंक्तियों को छुपा और दिखा सकते हैं। यू कैन हाइड एंड शो रो इन द लिब्रे ऑफिस कॉलम। तो लिब्रे ऑफिस कॉलम में आप रो को हाइड एंड शो कर सकते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ट्रू। डेस्कटॉप की थीम को हम कभी भी बदल सकते हैं। यू कैन चेंज द थीम ऑफ द डेस्कटॉप एट एनी टाइम। तो डेस्कटॉप की थीम को हम कभी भी बदल सकते हैं, लेकिन अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एक्टिवेटेड नहीं है तो आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे उसकी थीम को। राइट आंसर। तो अगर आपका सिस्टम एक्टिवेट नहीं रहेगा, मतलब आपने उसको ख़रीदा नहीं, आप पायरेटेड डाउनलोड कर रहे होंगे, तो थीम आप चेंज नहीं कर पाएंगे, मतलब कोई भी पर्सनलाइज सेटिंग उस पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। वर्ड में किसी शब्द की व्याकरण अशुद्धियाँ होने पर नीले रेखा प्रदर्शित होती है। तो अगर चलिए अगले सवाल पे आते हैं। वर्ड में किसी शब्द की व्याकरण अशुद्धियाँ होने पर नीचे लाल रंग की रेखा प्रदर्शित होती है। तो अगर नीचे रेड रंग की लाइन प्रदर्शित हो रही है तो मतलब कि व्याकरण में कोई गलती है या नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ट्रू। अगर व्याकरण संबंधी गलती होगी तो हमारी लाल रंग की रेखा प्रदर्शित होगी, और अगर हमारा वर्ड गलत होगा तो हमारा जो है नीले रंग में दिखाई पड़ेगा। अगले सवाल पे आता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउज़र है, ट्रू है या फॉल्स। और ये अभी फरवरी में इसको माइक्रोसॉफ्ट ने डिसकंटिन्यू कर दिया था पूरी तरीके से, मतलब इसको बंद कर दिया था, बंद कर दिया है मतलब। और इसकी जगह आप माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह माइक्रोसॉफ्ट का एज आ गया है, जो कि क्रोमियन बेस्ड है। और ये पहला ब्राउज़र है जो डुअल इंजन इस्तेमाल करता है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट का जो पुराना इंजन है ट्रिडेंट उसका भी इस्तेमाल करता है, गूगल क्रोम का जो है ब्लिंक जो है उसका भी इस्तेमाल करता है। तो ये ज़्यादा पावरफुल होती है। हमारे 59 क्वेश्चन थे, हालांकि अगर एक क्वेश्चन को हटा दो तो 58 क्वेश्चन थे। अगर ये सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे और रट कर जाएंगे तो आपका आसानी से ट्रिपल पास हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काला कौवा काटेगा। बाय।